सीतापुर गांव की चौपाल पर आज कुछ ज्यादा ही गहमा गहमी थी। सूरज नीम के पेड़ के पीछे छिप रहा था और सरपंच ओम प्रकाश जी का चेहरा गर्व से चमक रहा था। अपनी कड़क कलफ लगी कुर्ते की बाहें को ठीक करते हुए उन्होंने अपना सीना चौड़ा किया। उनकी आवाज में एक ऐसा रौब था जो 20 साल की सरपंची से आता है। वो बोले, भाइयों और बहनों, मैं जब कहता हूँ कि मेरे राज में सीतापुर एक आदर्श गांव है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फसलें लहलहा रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस गांव में कोई भूखा नहीं सोता। जैसे ही उनके मुंह से ये आखिरी शब्द निकले, एक अजीब सी हवा का झोंका आया। चौपाल पर बैठे लोगों ने देखा एक अविश्वसनीय नजारा। सरपंच जी की आन, बान और शान, उनकी कड़ी कलफ वाली सफेद पगड़ी हवा में लहराई और सीधी जाकर नीम के पेड़ की एक ऊंची टहनी पर अटक गई। सब तरफ सन्नाटा छा गया। सरपंच जी का खुला सिर और खुला का खुला मुंह दोनों ही गांव वालों के लिए एक दुर्लभ दृश्य थे। फिर एक कोने से दबी हुई हंसी की आवाज आई और देखते ही देखते पूरी चौपाल ठहाकों से गूंज उठी। घर के आंगन में ओम प्रकाश जी गुस्से में एक खाट पर बैठे थे, जबकि उनकी पत्नी सुंदरी तुलसी के पौधे में पानी दे रही थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। हवा का झोंका, अरे ऐसी कौन सी हवा चली जो सिर्फ मेरी पगड़ी उड़ा ले गई और जाकर अटकी भी तो सीधे नीम के पेड़ पर। पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत का फलूदा बन गया। सुंदरी, 20 साल में ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। सुंदरी ने पानी का लोटा नीचे रखा और मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में शरारत और समझदारी दोनों थी। अरे, इज्जत कपड़े के एक टुकड़े में नहीं होती सरपंच जी, और वैसे भी आजकल हवा का कोई भरोसा नहीं। ओम प्रकाश जी ने उसे घूर कर देखा। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। उन्होंने अपनी दूसरी पगड़ी उठाई जो एकदम नई और कड़क थी। मैं कल इसमें इतना कलफ लगवाऊंगा कि तूफान भी इसे हिला न सके। ये सरपंच ओम प्रकाश की पगड़ी है, कोई मजाक नहीं। सुंदरी ने सिर्फ सिर हिलाया, जैसे वो कुछ ऐसा देख रही हो जो उनके पति को अभी तक नजर नहीं आ रहा था। उस रात गांव के बाजार में जादूगर श्यामलाल का तंबू लगा था। उसका मंच छोटा था पर उसका व्यक्तित्व बहुत बड़ा। वो अपनी चमकदार बैंगनी कुर्ते में किसी रहस्यमयी कहानी के पात्र जैसा लग रहा था। उसने एक के बाद एक ऐसे करतब दिखाए कि तालियों की गड़गड़ाहट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर उसकी नजर पहली कतार में बैठे सरपंच ओम प्रकाश पर पड़ी। और अब मेरे अगले जादू के लिए मुझे इस गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति की मदद चाहिए। सरपंच जी, क्या आप अपनी ये शानदार पगड़ी मुझे कुछ पलों के लिए देंगे? ओम प्रकाश का सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। ये उनके अपमान का जवाब था। उन्होंने अपनी नई, बहुत कड़क पगड़ी उतारी और जादूगर को थमा दी। श्यामलाल ने पगड़ी को हवा में उछाला, मंत्र पढ़े और एक जोरदार धुआं छोड़ा। जब धुआं छटा तो पगड़ी वापस ओम प्रकाश के हाथों में थी। जादूगर हो तो ऐसा, ओम प्रकाश ने सोचा और पगड़ी वापस पहन ली। इस बात से अनजान की एक पलक झपकने की देर में श्यामलाल ने असली पगड़ी को एक हूबहू दिखने वाली जादुई पगड़ी से बदल दिया था। श्यामलाल की आंखों में एक शरारती चमक थी जो किसी ने नहीं देखी। अगले दिन सरपंच जी अपनी पूरी शान के साथ चौपाल पर बैठे थे। उनकी पगड़ी सिर पर ऐसे जमी थी जैसे किसी ने गोंद से चिपका दी हो। तभी एक बुढ़िया, शांति अम्मा, लाठी टेकती हुई आई। सरपंच जी, मेरी पेंशन का क्या हुआ? 3 महीने हो गए। दफ्तर के चक्कर काट काट के मेरे घुटने जवाब दे गए। ओम प्रकाश ने एक दिलासा देने वाली मुस्कान दी। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसे वो अपनी मीठी बातों से सालों से संभालते आ रहे थे। अरे शांति अम्मा, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारा पैसा एकदम सुरक्षित है। बस कागज का काम थोड़ा बाकी है। तुम कल आना, कल पक्का मिल जाएगा। जैसे ही पक्का मिल जाएगा शब्द उनके मुंह से निकला, एक सनसनीखेज घटना घटी। उनकी बहुत कड़क पगड़ी किसी रॉकेट की तरह सीधी ऊपर उठी, हवा में एक गोला बनाया और सीधे जाकर पास में रखी गोबर से भरी बाल्टी में गिर गई। छपाक की आवाज के साथ सफेद पगड़ी भूरी हो गई। शांति अम्मा ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। ओम प्रकाश जी का चेहरा देखने लायक था। सार्वजनिक रूप से दूसरी बार उनकी इज्जत गोबर में मिल गई थी। इस बार सचमुच। मैंने कहा ना,
इसमें कुछ गड़बड़ है। ये साधारण हवा नहीं है सुंदरी, ये मेरे खिलाफ कोई साजिश है। ओम प्रकाश घर में टहलते हुए बड़बड़ा रहे थे। सुंदरी, जो रसोई में रोटियां बना रही थी, बोली, साजिश? आपकी पगड़ी के खिलाफ? कौन करेगा? ओम प्रकाश को एक उपाय सूझा। उन्होंने फेविकोल की एक ट्यूब निकाली। आज मैं इस मनहूस पगड़ी को अपने सिर पर चिपका ही दूंगा। सुंदरी ने देखा पर कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद जब सुंदरी ने खाना परोसा तो पूछा, आज भिंडी की सब्जी कैसी बनी है? ओम प्रकाश भिंडी से नफरत करते थे, पर पत्नी का दिल रखने के लिए मुस्कुराकर बोले, बहुत स्वादिष्ट। बिल्कुल तुम्हारे हाथों में जादू है। जादू शब्द निकलते ही उनके सिर पर एक तनाव महसूस हुआ। गोंद से चिपकी पगड़ी ने एक अजीब क्रैक की आवाज की और जोर का झटका देकर उनके सिर से अलग हो गई और सीधे उनकी भिंडी की थाली में जा गिरी, जिससे सब्जी चारों ओर फैल गई। ओम प्रकाश अपनी सब्जी से सनी पगड़ी को घूरते रह गए। अब उन्हें यकीन हो गया था, ये कोई हवा नहीं, कोई गहरी साजिश थी। गांव के एक अमीर किसान की बेटी की शादी थी। माहौल संगीत और हंसी से भरा था। ओम प्रकाश अपनी तीसरी पगड़ी पहने मेहमानों से घिरे थे। तभी एक लड़के ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी बेसुरी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई भैंस दर्द से कराह रही हो। लोग कानों पर हाथ रखने लगे। लड़के के पिता ने गर्व से पूछा, सरपंच जी, मेरा बेटा कैसा गाता है? ओम प्रकाश धर्म संकट में पड़ गए। सच बोलते तो आदमी नाराज हो जाता। उन्होंने पेशेवर सरपंच वाली मुस्कान दी और बोले, वाह, क्या गला पाया है, बिल्कुल कोयल की तरह गाता है तुम्हारा हीरा। जैसे ही कोयल शब्द हवा में तैरा, उनकी पगड़ी ने फिर से उड़ान भरी। इस बार यह किसी कलाबाज की तरह हवा में घूमती हुई गई और सीधे उस बेसुरे गायक के सिर पर जाकर टिक गई, जिससे उसका मुंह बीच में ही बंद हो गया। गाना अचानक रुकने से जो सन्नाटा छाया, वो जल्द ही बेकाबू ठहाकों में बदल गया। अब तो गांव वालों ने उनका नाम ही रख दिया था, उड़ने वाला सरपंच। ओम प्रकाश शर्म से पानी पानी हो गए। अब बहुत हुआ, आज मैं देखता हूँ ये कैसे उड़ती है। अगली सुबह ओम प्रकाश ने अपनी पगड़ी को एक रस्सी से अपनी ठोड़ी के नीचे कसकर बांध लिया। सुंदरी ने देखा तो अपना सिर पीट लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे लग रहे हैं। चुप रहो तुम। आज दूध वाले से हिसाब करना है। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। थोड़ी देर में दूध वाला आया। उसने पिछले महीने का हिसाब बताया। ओम प्रकाश ने पैसे गिनकर दिए और कहा, देखो रामू, आजकल दूध में पानी बहुत मिलाने लगे हो, बिल्कुल पतला हो गया है। रामू ने कहा, नहीं मालिक, गाय ही आजकल। ओम प्रकाश ने उसे बीच में टोका, चुप करो, मैं सब जानता हूँ। कल से दूध गाढ़ा होना चाहिए। ये एक छोटा सा अधिकारपूर्ण झूठ था, लेकिन पगड़ी के लिए काफी था। ठोड़ी के नीचे बंधी रस्सी खींचने लगी। पगड़ी ने इतनी जोर से ऊपर की तरफ झटका मारा कि ओम प्रकाश अपनी कुर्सी से उठ गए और रस्सी उनकी ठोड़ी पर कस गई। आउच! वो चिल्लाए। पगड़ी आजाद नहीं हो पाई, पर उसने अपने मालिक को लगभग फांसी पर लटका दिया था। उसी पल सुंदरी को सब समझ आ गया। उसने पास आकर धीरे से कहा, ये पगड़ी तभी उड़ती है जब आप झूठ बोलते हैं। उस रात उनके कमरे में खामोशी थी। ओम प्रकाश अपनी पगड़ी को घूर रहे थे, जो अब किसी ताज की तरह नहीं बल्कि एक जज की तरह लग रही थी। सुंदरी उनके पास बैठी और नरमी से बोली, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? छोटे छोटे झूठ। ओम प्रकाश की आंखों में पहली बार गर्व की जगह एक गहरी थकान और डर दिखाई दिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सुंदरी, तुम नहीं समझोगी। ये छोटे झूठ नहीं है, ये समाज को चलाने वाला तेल है। अगर मैं शांति अम्मा को सच बता देता कि उसका पैसा अफसर की लापरवाही से अटका है, तो वो हंगामा कर देती। अगर मैं उस लड़के के बाप को सच बोलता तो उसका दिल टूट जाता। मैं लोगों की भावनाओं को बचाने के लिए, गांव में शांति बनाए रखने के लिए ये सब करता हूँ। सच तो बहुत कड़वा और अव्यवस्थित होता है, लोग उसे संभाल नहीं पाते। और सरपंच की इज्जत, वो तो सच के खुरदरेपन से खत्म ही हो जाएगी। यह एक ऐसे आदमी का कबूलनामा था जो अपनी बनाई हुई इज्जत के बोझ तले दबा हुआ था। अगले हफ्ते डाकिये ने एक सरकारी चिट्ठी लाकर दी। उसे पढ़ते ही ओम प्रकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ?
सुंदरी ने घबराकर पूछा। जिलाधिकारी का खास अफसर आ रहा है, उनकी आवाज कांप रही थी। हमारे गांव को आदर्श गांव ऑफ द ईयर अनुदान के लिए चुना गया है, वो जांच करने आ रहे हैं। सुंदरी मुस्कुराई। ये तो खुशी की बात है। खुशी? ओम प्रकाश चिल्लाए। तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मुझे उनके सामने गांव की एक पूर्ण तस्वीर पेश करनी होगी। मुझे उन्हें बताना होगा कि हर घर में शौचालय है, सारी सड़कें पक्की हैं, स्कूल में 100% हाजिरी है। मुझे तारीफों के पुल बांधने होंगे। मुझे झूठ पर झूठ बोलना पड़ेगा, और अगर मैंने एक भी झूठ बोला तो मेरी पगड़ी पूरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत का बैंड बजाएंगी। अब दाव पर सिर्फ उनकी इज्जत नहीं थी, बल्कि पूरे गांव का भविष्य था। संकट बहुत बड़ा था। अफसर के आने से एक रात पहले ओम प्रकाश बिस्तर पर लेटे तेज बुखार का नाटक कर रहे थे। सुंदरी, कह देना सरपंच जी की तबीयत बहुत खराब है, वो किसी से नहीं मिल सकते। सुंदरी उनके माथे पर रखी गीली पट्टी बदलते हुए बोली। कब तक? कब तक आप सच से भागेंगे? अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरे गांव का नुकसान करवा देंगे? ओम प्रकाश ने कंबल से मुंह ढक लिया। मैं उस अफसर के सामने खुद को जलील नहीं होने दे सकता। सुंदरी ने कंबल खींच लिया। उसकी आवाज में अब नरमी नहीं, बल्कि एक चुनौती थी। तो फिर उतार दीजिए ये पगड़ी हमेशा के लिए। सरपंच की कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि एक सच्चा सरपंच वो नहीं होता जो इज्जत की पगड़ी पहने, बल्कि वो होता है जो सच का सामना करने की हिम्मत रखे। आपकी इज्जत इस कपड़े के टुकड़े में है या आपके दिल की सच्चाई में? ये सवाल एक तीर की तरह ओम प्रकाश के दिल में लगा। उन्होंने सुंदरी की आंखों में देखा। शर्मिंदगी और एक नई संकल्प की लड़ाई उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उन्होंने एक गहरा सांस लिया और उठ बैठे। ठीक है, उन्होंने कहा, मैं अफसर का सामना करूंगा। जो होगा देखा जाएगा। चौपाल खचाखच भरी थी। बीच में एक मेज पर सख्त चेहरे वाला सरकारी अफसर बैठा था और उसके सामने थे सरपंच ओम प्रकाश, अपनी सफेद पगड़ी पहने। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अफसर ने अपनी फाइल से नजर उठाकर पूछा, सरपंच जी, मैंने सुना है आपके गांव के हर एक घर में चालू शौचालय है, क्या ये सही है? हवा में एक खामोशी छा गई। यही वो पल था। ओम प्रकाश ने एक पल के लिए अपनी पगड़ी को छुआ, फिर सुंदरी की तरफ देखा, जो भीड़ में खड़ी उन्हें हिम्मत दे रही थी। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली। नहीं साहब, उनकी आवाज साफ और स्थिर थी। ये सच नहीं है। अभी भी 15 घर बाकी है और ये मेरी नाकामी है कि हम अब तक ये काम पूरा नहीं कर पाए। भीड़ में एक हलचल हुई। सब हैरान थे, पर ओम प्रकाश की पगड़ी अपनी जगह पर टिकी रही। अफसर ने अगला सवाल पूछा, फिर अगला, और ओम प्रकाश ने हर सवाल का जवाब दिया, बिना किसी लागल पेट के, पूरी ईमानदारी के साथ। उन्होंने फंड के इस्तेमाल में हुई देरी को माना, पानी की समस्या को स्वीकार किया। हर सच के साथ उनके कंधे से एक बोझ उतर रहा था। जब ओम प्रकाश ने बोलना खत्म किया तो चौपाल पर सन्नाटा था। अफसर कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने जोर से ताली बजाई। सरपंच जी, मेरे 20 साल के करियर में आप पहले नेता है जिसने मुझे सपनों की दुनिया बेचने की कोशिश नहीं की। एक नेता जो अपनी परेशानियां मानता है, सिर्फ वही उन्हें ठीक कर सकता है। ये अनुदान आपके गांव का है। ये सुनते ही गांव वालों की हैरानी खुशी के नारों में बदल गई। उन्होंने ओम प्रकाश को अपने कंधों पर उठा लिया। सरपंच जी जिंदाबाद के नारों से आसमान गूंज रहा था। लोगों के कंधों पर बैठे, अपनी पगड़ी को संभाले ओम प्रकाश की नजर भीड़ के आखिर में खड़े एक शख्स पर पड़ी। ये जादूगर श्यामलाल था। उसने सरपंच को देखकर सम्मान से सिर झुकाया, आंख मारी और फिर गांव की गलियों में गायब हो गया। ओम प्रकाश सब समझ गए। उन्होंने अपने सिर से पगड़ी उतारी। अब ये गर्व का ताज नहीं, बल्कि कपड़े का एक साधारण टुकड़ा था, जिसकी उन्हें अब कोई जरूरत नहीं थी। कुछ हफ्ते बाद सीतापुर की चौपाल का नजारा बदल चुका था। सरपंच ओम प्रकाश जी अब एक ऊंचे आसन पर नहीं, बल्कि बाकी गांव वालों के साथ एक साधारण सी खाट पर बैठे थे। उनकी मशहूर सफेद पगड़ी उनके बगल में रखी थी, सिर पर नहीं। वो एक किसान की समस्या को सुन रहे थे, बड़े बड़े वादे नहीं कर रहे थे।
बल्कि ध्यान से और ईमानदारी से उसकी बात समझ रहे थे। गांव वाले अब उनसे डरते नहीं थे, बल्कि उनका दिल से सम्मान करते थे। उनका रौब शायद कम हो गया था, पर उनका अधिकार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। ये अधिकार कलफ लगी पगड़ी से नहीं, बल्कि ठोस सच्चाई से बना था। जादूगर ने उनकी पगड़ी को जादुई बनाया था, पर असली जादू तो ओम प्रकाश ने अपने अंदर सच को अपना कर किया था, और ये जादू हमेशा रहने वाला था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।